Good morning, students. Welcome back to your science class. In yesterday's class, we were discussing about the threats to biodiversity. We are discussing that what are the danger or the threats for our biodiversity. What are the ways or how many methods in which our biodiversity is degrading. कौन कौन से ऐसे काम हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हो रही हैं या क्या क्या ऐसे कॉजेज़ हैं, क्या रीज़न्स हैं जिनकी वजह से अपनी जो बायोडाइवर्सिटी है वो क्या हो रही है, डिग्रेड हो रही है, ख़त्म हो रही है, वो डिस्ट्रॉय हो रही है। इस बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमने कल 2 कॉजेज़ हैबिटेट लॉस और हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन के बारे में पढ़ लिया था। एक तो उनके घर ख़त्म हो रहे थे और एक उनके घरों की ज़मीन को छोटा किया जा रहा था, कन्फाइंड किया जा रहा था बॉर्डर्स को। जंगलों को रास्ते बनाए जा रहे थे, उनमें से पर्सनल यूज़ के लिए जगह ली जा रही थी, उनमें से फार्म हाउसेस बनाए जा रहे थे, ETC। आज हम और रीजन्स को डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर अदर थ्रेट्स टू द बायोडाइवर्सिटी, कि बायोडाइवर्सिटी को और कौन कौन से थ्रेट हैं। सबसे थर्ड फिर आता है इसमें क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज इज़ ए नेचुरल फिनोमिना, बट क्लाइमेट चेंज होता नेचुरल है, उसको इंसान नहीं कर सकता, पर अपनी करतूतों की वजह से या इंसान की हैबिट्स की वजह से, इंसान के नए नए टेक्नोलॉजी को यूज़ करने की वजह से टेम्परेचर पर या एनवायरनमेंट पर बुरा असर पड़ता है। फिर उसका असर इनडायरेक्टली किस पर पड़ जाता है, क्लाइमेट पर, क्योंकि क्लाइमेट इज़ टोटली डिपेंडेड ऑन नेचर और आवर एनवायरनमेंट। अपना एनवायरनमेंट जितना अच्छा होगा क्लाइमेट उतनी अच्छी होगी, एनवायरनमेंट जितना पॉल्यूट होगा क्लाइमेट भी उतनी ख़राब होगी। देखिए हाउ क्लाइमेट चेंज अफेक्ट द बायोडाइवर्सिटी ऑन द अर्थ। द क्वांटिटी ऑफ ग्रीन हाउस गैस इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। अर्थ पर ग्रीन हाउस गैसेज की क्वांटिटी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, क्योंकि क्या बढ़ रहे हैं, ह्यूमन एक्टिविटी बढ़ रहे हैं। अब ग्रीन हाउस गैसेज क्या होती हैं, आप जनरल वे में ले सकते हो, जो CO2 होती है, NO2 होती है, सल्फ़र के ऑक्साइड्स होते हैं, ये सब ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं। तो हम अपनी जितनी भी फैक्ट्रीज चलती हैं मैन्युफैक्चरिंग, उनमें उनका जो धुआं निकलता है, उन सब धुओं में CO2 कंटेंट होता है, SO2 कंटेंट होते हैं इनमें, छोटे छोटे पॉल्यूशन में। तो ये कंटेंट लगातार हम बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि हम नए नए मैन्युफैक्चरिंग, नई नई फैक्ट्रीज़, नए नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्रोडक्शन कर रहे हैं, बहुत सारा नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई नई चीज़ें बनाई जा रही हैं। इस वजह से ये लगातार बढ़ता जा रहा है लेवल इसका। और इसका लेवल बढ़ने से ही क्या बढ़ता है, आपकी ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता है, बाई विच टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज़ इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली। अब आपको पता है ग्रीन हाउस इफेक्ट जब बढ़ता है तो अर्थ का टेम्परेचर भी, देखो ये आपकी अर्थ है, अर्थ पर सन से रेज आती थी, रेज आती हैं तो कुछ पार्ट तो अर्थ एब्जॉर्व कर लेती है, और बचा हुआ पार्ट वापस क्या कर दिया जाता है, वापस रिफ्लेक्टेड बैक कर दिया जाता है। बट अब क्या हो चुका है, अर्थ के चारों तरफ एक लेयर बन गई है। किस चीज़ की लेयर बन गई है अर्थ के चारों तरफ, कार्बन डाइऑक्साइड की हमने क्या बना दी है, लेयर, क्योंकि हम लगातार एमिशन कर रहे हैं, इसका उत्सर्जन कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, पॉल्यूशन इतना हमने बढ़ा दिया है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, हीट को ट्रैप करने वाली गैस होती है, हीट को ये ट्रैप करके रख लेती है। कैसे ट्रैप करती है, कि वही रेज़ आई रेड वाली, आप जो लाइंस देख रहे हैं, वो रेज़ अर्थ पर आई तो आ तो जाती हैं, एब्जॉर्ब भी हो जाती हैं, आ भी जाती हैं रेज़ और एब्जॉर्ब भी हो जाती हैं। बट जब रिफ्लेक्ट होने का टाइम आता है तो उतनी रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती। किस वजह से, इस कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर की वजह से उतनी लेयर्स क्या नहीं हो पाती, आपकी रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती हीट की जो रेज़ होती हैं। तो वो रेज़ फिर यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, तो ऑब्वियस सी बात है सन की रेज़ में हीट होती है, वो कंटिन्यूसली यहाँ पड़ती जा रही है, तो अर्थ की जो हीट है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। इसी चीज़ को हम क्या कह देते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कह देते हैं। इस तरह आपकी ग्लोबल वार्मिंग असर करती है। ग्लोबल वार्मिंग से अर्थ का टेम्परेचर भी क्या होता जाता है, एवरेज टेम्परेचर बढ़ता जाता है। ड्यू टू इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर, आइस इज मेल्टिंग ऑन द पोल्स एंड वाटर लेवल इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली। अब जो अपनी अर्थ है, आपको पता है अर्थ जो है, अर्थ अपनी एक्सिस पर सीधी नहीं है, वो अपनी एक्सिस पर क्या है, थोड़ी सी टिल्टेड है, 23.5 डिग्री पर। इस वजह से जो ये पोल्स होते हैं, इन पोल्स पर बर्फ़ जमा हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि सन की लाइट देखो, अगर सीधी, ये अर्थ अपनी सीधी होती,
तो सन की लाइट आती सीधा यहाँ दोनों तरफ पड़ती, इस पॉइंट पर भी आती और इस पॉइंट पर भी। बट अभी क्या है, अर्थ अपनी सीधी तो है नहीं, अर्थ इज़ टिल्टेड, तो जो पोल्स हैं वो अर्थ के यहाँ हैं, इसके चारों तरफ अर्थ आपकी रोटेट करती है। तो अभी आप देखेंगे, अभी जब सन की लाइट आती है तो सन की लाइट जब तक सन अर्थ के आधे पार्ट में रहेगा तब तक एक इस पोल पर देखो लाइट पहुंच रही है, लेकिन इस पोल पर लाइट नहीं पहुंच रही। तो यहाँ 6 मंथ रात हो जाएगी, यहाँ 6 मंथ सन रहेगा। तो यहाँ इतनी ठंड होने की वजह से क्या जम जाती है, बर्फ़ जम जाती है। ऐसे ही जब 6 मंथ हो जाएंगे, आधा साल हो जाएगा, तो आपको पता है अर्थ घूमकर दूसरी साइड आ जाएगी, या यूँ कह लें हम सन इधर हो जाएगा, तब इस वाले पोर्शन पर तो लाइट पड़ेगी इस वाले पोल पर, और यहाँ तब लाइट नहीं होगी। तो यहाँ 6 महीने फिर रात हो जाएंगी। इस वजह से पोल्स पर क्या जमा रहती है, बर्फ़ जमा रहती है। अब वो बर्फ़ जब पिघलती है तो वो इतनी ज़्यादा है कि वो लेवल बढ़ा देती है पानी का। बड़े बड़े टुकड़े हैं, वो ग्लेशियर्स हैं, बहुत बड़े बड़े शहरों के बराबर के। बाय विच द बायोडाइवर्सिटी इज़ बीइंग इफेक्टेड, और इससे बायोडाइवर्सिटी भी क्या होती है, इफेक्टेड होती है। अकॉर्डिंग टू एन अप्रॉक्सीमेशन, इफ टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इंक्रीजेज बाई 3.5 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर अर्थ का टेम्परेचर कितना बढ़ जाता है, एवरेज 3.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है, देयर इज़ ए डेंजर ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ 70% ऑफ द स्पीसीज ऑफ द वर्ल्ड। तो देख लीजिए, अर्थ की 70% स्पीसीज़ क्या हो जाएंगी, खतरे में आ जाएंगी। 3.5 डिग्री का बढ़ने का मतलब है, अभी आपको पता है गर्मी 50 डिग्री पर चल रही है, जब 3.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो 53.5 हो जाएगा। 50 डिग्री भी अभी कभी कभी जाता है, वो भी किसी किसी शहर में, पाकिस्तान के कुछ शहरों में होता है और कुछ शहर इंडिया के, यही सबसे गर्म शहर बनते हैं। अब गर्मी अभी चल रही है, आप रिपोर्ट देख लोगे कभी ना कभी। अब तो गर्मी डाउन होने वाली है, बट जून जुलाई में जब आती है, तो जब ये 53.5 हो जाएगा और बढ़ते बढ़ते ये 55 हो गया, तो अभी हम 40 और 45 की गर्मी हमें इतनी सहन नहीं होती दोपहर में, क्योंकि हम 53 की गर्मी इंसान तो सहन ही नहीं कर सकते। प्लस छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म हैं वो तो 40 डिग्री भी सेंटीग्रेड नहीं सह सकते। आपने कभी देखा होगा, घरों में किसी खाने पीने की चीज़ में चींटियाँ हो जाती हैं, अपन उसको धूप में रखते हैं, थोड़ी देर बाद ही चींटियाँ गायब हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं, क्योंकि उनसे धूप सहन नहीं होती, वो वहाँ से निकल जाती हैं, ठंडी जगह ढूंढती हैं फिर वो जाके। इसलिए उस जगह को अपन जो भी खाना, जो भी सूखी चीज़ होती है, आटा वाटा, उसको रख देते हैं, मैदा, जिससे उसमें चींटियाँ निकल जाती हैं। तो क्यों, क्योंकि उनसे उतना टेम्परेचर भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। हम तो फिर भी सह सकते हैं धूप में, हम भी 1-2 घंटे में हमें भी चक्कर आने लग जाएंगे। तो इतने टेम्परेचर पे तो 70% इसलिए ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय। और अगर आपने चींटियों से भी छोटा ईली वगैरह पड़ती हैं उन चीज़ों में, आपने कभी देखा होगा, तो उनको आप रखोगे तो वो तो जा भी नहीं पाती, वो आप देखोगे थोड़ी देर बाद उसी में मैदा या आटा जो भी है उसी में अंदर वहीं मर जाती हैं धूप की वजह से। इस तरह अगर टेम्परेचर बढ़ता चला गया तो 70% स्पीसीज़ क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। ये आपका क्लाइमेट चेंज का रीज़न आ गया। नेक्स्ट आपका आता है एनवायरमेंटल पोल्यूशन। अब एनवायरमेंटल पोल्यूशन वर्ड का क्या मतलब है, एनवायरमेंट में होने वाला पोल्यूशन, वो बायोडाइवर्सिटी को क्या करेगा, ख़त्म करेगा। एनवायरमेंटल पोल्यूशन हैज़ बैड इफेक्ट ऑन ह्यूमन्स एंड एनिमल्स। एनवायरमेंट पोल्यूशन का ह्यूमन्स और एनिमल्स पर बुरा इफेक्ट पड़ता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्ट्रॉयज मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाटर एंड ऑन द अर्थ। इंडस्ट्रियल जो वेस्ट होता है, इंडस्ट्रीज जितनी भी चलती है उनसे जो कचरा निकलता है वो सारा पानी में बहा दिया जाता है, आसपास का जो भी वाटर सोर्स होता है, तो उससे वाटर पॉइजनस हो जाता है, वाटर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, वाटर में पॉल्यूटिंग सब्सटेंस आ जाते हैं, वाटर में प्लास्टिक वगैरह आ जाते हैं। तो उनको जो एक्वाटिक एनिमल है वो अगर उनको खा पी लेते हैं या उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती प्रॉपर, वाटर पॉल्यूट हो जाता है, पॉइजनस हो जाता है, तो उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और अर्थ पर इस पानी में से फॉल स्मेल आती है, बेकार गैस निकलती है इस पानी में से, तो वहाँ का आसपास का एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड हो जाता है। प्लस इसमें जो माइक्रोब्स, पानी में पॉल्यूटेड माइक्रोब्स होते हैं, वो इसमें से निकल कर कहीं उड़कर बाहर आ गए, एयर में आ गए, तो वो एयर को पॉल्यूट कर देते हैं। फिर हम ब्रीथिंग कर लेंगे तो हमें वो नुकसान करता है। जानवरों ने वो पानी पी लिया तो उनको वो नुकसान करता है। खेतों में वो पानी चला गया, क्रॉप्स में चला गया, तो क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। ड्यू टू मोर एयर पोल्यूशन एसिड रेन टेक प्लेस विच किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट्स। एयर पोल्यूशन ज़्यादा होने की वजह से एसिड रेन होती है। एसिड रेन क्या होती है, आपको एक बेसिक आइडिया दे दीजिए। जब रेन वाटर जो होता है, हम एयर में क्या होता है, जब एसिडिक कंटेंट होते हैं, SO2, NO2, नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, इनकी जब कंटेंट बढ़ जाता है ऊपर, पॉल्यूटेंट बढ़ जाते हैं एयर में। वो क्यों बढ़ते हैं, चिमनियाँ चलती हैं जो फैक्ट्रीज़ की, उनसे बढ़ते हैं वो। तो एयर अपने साथ मॉइस्चर लेके जाती है ऊपर, वही मॉइस्चर बादल बनकर वापस बरसता है, तो वो साथ के साथ उन पॉल्यूटेंट को भी ले जाती है। उस वजह से वो पानी क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। उससे स्किन कैंसर, स्किन ईचिंग,
ऐसी डिजीज़ होती हैं। प्लांट्स में फर्टिलिटी डाउन हो जाती है, उनकी ग्रोथ कम हो जाती है। सिमिलरली फॉर प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप्स एक्सेस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड डेस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच अफेक्ट लैंड फर्टिलिटी। अगर हम आजकल क्रॉप उगाते हैं तो उनमें ज़्यादा खाद वगैरह डाली जाती है, वो भी केमिकल, नेचुरल खाद नहीं, केमिकल्स वाली, यूरिया, पेस्टिसाइड मतलब कीड़ों मकोड़ों को ख़त्म करने के लिए छिड़का जाता है। तो उनसे वो तो फसल तो सही हो जाती है, बट ज़मीन की जो फर्टिलिटी है वो डाउन हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब ये पेस्टिसाइड होते हैं वो जहरीले होते हैं। आपने खबरें पढ़ी होंगी कीटनाशक पीने से किसी की मौत, तो इंसान इनसे मर सकता है। तो वो छोटे छोटे माइक्रोब्स के लिए तो एक प्रेशर, एक फव्वारा छीटा ही उनके लिए काफ़ी ज़्यादा है, जैसे इंसान के लिए एक गिलास काफ़ी ज़्यादा है उसी रेशो में। तो वो इनसे रेस्टोर हो जाते हैं जो ज़मीन में होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म। अच्छा, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाता है? फ्रेंड ऑफ फार्मर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है फ्रेंड ऑफ फार्मर? क्योंकि ये सॉइल से न्यूट्रिशन को लाते हैं खींच कर, और किसको दे देते हैं? प्लांट्स को। ये प्लांट सॉइल है, इसमें कोई प्लांट लगा हुआ है, तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं सॉइल से न्यूट्रिशन खींचते हैं और इसमें दे देते हैं। जैसे जो दालों के प्लांट होते हैं, दालें जो अपनी होती हैं लेंटिल्स, उनकी जो रूट्स होती हैं दालों के प्लांट्स की, उन रूट्स के ऐसे नोड्स बने होते हैं। इन नोड्स में एक बैक्टीरिया पाया जाता है राइजोबियम नाम का। ये इन नोड्स में एक बैक्टीरिया रहता है, क्या कहते हैं उस बैक्टीरिया को? राइजोबियम। दिस राइजोबियम बैक्टीरिया एब्जॉर्ब्स नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है और कहाँ तक पहुँचा देता है? प्लांट तक पहुँचा देता है, और प्लांट आपका क्या करता है? फिर ग्रो करता है। इस तरह ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्पफुल होते हैं। बट अगर आप पेस्टिसाइड छिड़कोगे, ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर डालोगे, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाते हैं? ज़मीन में कम हो जाते हैं। कम हो जाएंगे तो प्लांट को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता और उस लैंड की फर्टिलिटी डाउन हो जाती है। फिफ्थ रीज़न आपका आता है ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनका हम क्या कर रहे हैं? ज़रूरत से ज़्यादा दोहन या यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अनप्लान्ड, अनकर्टस मैनर में, गलत तरीके से। यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टू फुलफिल लोकल नीड्स नॉट हार्मफुल इन एनी मैनर। नेचुरल रिसोर्सेज का ज़रूरत का काम पूरा करने के लिए यूज़ करना कोई गलत बात नहीं है, बट ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फॉर कमर्शियल प्रॉफिट क्रिएट डेंजर फॉर दियर एग्जिस्टेंस। बट अगर हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज का, किस बात के लिए? कमर्शियल प्रॉफिट कमाने के लिए, तो ये उनके एग्जिस्टेंस के लिए नुकसान की बात है। कैसे? एक एरिया है, इस एरिया में 10 पेड़ लगे हुए हैं, इस तरह इस जगह पेड़ लगे हुए हैं। यहाँ लोग रहते हैं, जितने भी यहाँ लोग रहते होंगे, इन लोगों को अपना खाना बनाने के लिए जितनी लकड़ी चाहिए, फ्रूट्स वगैरह जितने चाहिए इन पेड़ों से, उतना काम 2 पेड़ों से चल जाता है। अगर आप समझो, आज इस पेड़ से ले लिए, इन दोनों से कल इन दोनों का नंबर ले लिया, तो आप इतनी ज़रूरत का काम रोज़ाना चला रहे हो, तो देन इट्स ओके। आज इन दोनों से नहीं ले लोगे तो इन दोनों में उग जाएंगे, तो कल इनका नंबर आ जाएगा, तो एक रोटेशन बना रहेगा। बट अब यहाँ के लोगों ने क्या किया? किसी दूसरे शहर के लोग भी इनसे मांगने आ गए, तो अब इन्होंने नए पेड़ तो लगाए ही नहीं, बल्कि ये देखा कि इन 2 पेड़ों में और बच रहे हैं, तो इनमें से भी लकड़ी और फलों को दे दिया। तो यहाँ से धीरे धीरे पेड़ क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रॉय। इस तरह यहाँ की बायोडाइवर्सिटी एक टाइम आने के बाद क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी। तो ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन है। आप लोकल नीड्स को पूरा कर रहे हैं, दैट इज़ ओके, बट आप बेच रहे हैं क्योंकि ये ज़्यादा पैसे दे रहे थे कि हमें बेच दो, तो ये आप गलत कर रहे हैं। इसी को बोला जाता है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। फॉर एग्जाम्पल, इन यूरोप और नॉर्थन अमेरिका लेग्स ऑफ फ्रॉग्स इज यूज टू इंक्रीज द टेस्ट ऑफ फूड। अब ये तो मैंने प्लांट्स का बताया आपको, अगर एनिमल्स के बेस पर क्या बताया गया है यहाँ, यूरोप और नॉर्थन अमेरिका में क्या यूज़ किया जाता था? मेंढक की टांगों को खाने में डाला जाता है, जिससे खाने का क्या बढ़ जाता है? टेस्ट बढ़ जाता है। तो अब ऐसा वो कर रहे हैं, तो उनको चाहिए मेंढक की टांगें, तो हर कोई अगर वहाँ मेंढक की टांगें डाल रहा है, तो हो सकता है वहाँ मेंढक कम है, तो वो दूसरी जगहों से मेंढक की टांगें मंगाएंगे। और फूड एक ऐसी चीज़ है, इसके लिए आदमी कितने भी पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है।
तो दूसरे देश मेंढकों को ले लेकर उनकी टांगें भेजेंगे काट काट के, क्योंकि दूसरा जो नॉर्दर्न अमेरिका है और यूरोप है वो इसके बदले में पैसे दे देगा। मैनी एशियन कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया एक्सपोर्ट द लेग्स ऑफ द फ्रॉग्स इन 1983। तो कई एशियन कंट्रीज़ ने, क्योंकि एशिया में मेंढक ज़्यादा होते हैं तो इंडिया भी था उनमें इंक्लूड, उन्होंने एक्सपोर्ट करना चालू कर दिया। एक्सपोर्ट मतलब दूसरे देशों में बेचना चालू कर दिया मेंढक की टांगों को। कितना? इंडिया ने 1983 में 3650 मेट्रिक टन 3650 मेट्रिक टन लेग्स ऑफ फ्रॉग्स बेच दी। 3650 मेट्रिक टन को अगर आप केजी में कन्वर्ट करो तो इसके आगे 30 और लगा दो, 1000 केजी, और ये आपका बन जाता है 36,50,000 केजी। अगर मैं आपसे वज़न में बात करूं तो 3650 मेट्रिक टन का अराउंड मतलब हो जाएगा एक पूरा जो बड़ा ट्रक आता है, ऐसे 50 ट्रक मेंढक की टांगें भरकर। तो इस वजह से क्या हुआ, फ्रॉग पॉपुलेशन क्या हो गई, बहुत ज़्यादा कम हो गई। देखो ये कम होने का एकदम रेशो क्या होता है, कोई भी जितना भी ऑर्गेनिज्म है उन ऑर्गेनिज्म को बर्थ लेने में और फुल ग्रो करने में कुछ टाइम लगता है, लेकिन दुनिया का कोई भी ऑर्गेनिज्म 1 सेकंड से भी कम टाइम में क्या किया जा सकता है, मारा जा सकता है। तो दिस इज़ द प्रोसेस। ये थोड़ी लंबी, चाहे 2 दिन की होगी, बट ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं है कि जो पैदा हुआ और 1 सेकंड बाद क्या हो गया, फुल ग्रोन हो गया। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन आप एक फुल ग्रोन किसी भी, आप एक ह्यूमन की बात करो, 20 एज को हम एक फुल ग्रोन एज मान सकते हैं ह्यूमन की, 25 एज को। तो एक इंसान को फुल ग्रोन होने में 25 ईयर्स लग रहे हैं, लेकिन आपको उसको मारने में कितना टाइम लगेगा 25 ईयर्स के बाद, अपने किसी भी फ़ायदे के लिए, ऑर्गन्स को, उसके ऑर्गन बिजनेस करना है, किडनी बेचनी है, उनकी तस्करी करनी है, कुछ भी डेड बॉडी पर टेस्टिंग करनी है, कुछ भी काम के लिए आपको इसको 1 सेकंड का टाइम लगेगा। तो ऐसे ही आपने किसी जगह के, हमने यहाँ इतने सारे अराउंड 1 करोड़ मेंढक ले लिए थे। अब 1 करोड़ मेंढकों को इतना टाइम प्रोड्यूस होने में, 1 करोड़ मेंढक प्रोड्यूस होने में अगर 1 साल लगता है, लेकिन इनको ख़त्म करने में गवर्नमेंट को केवल कितना लगा होगा, 1 दिन लगा होगा। 1 दिन में सबको मार के टांगे काट काट के बेच दी। तो इस वजह से पॉपुलेशन एकदम, अब दोबारा 1 करोड़ मेंढक आने में कितना साल लगेगा, 1 साल। तब तक पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, बहुत डाउन हो जाएगी। अब इससे क्या हुआ, आपने फूड चेन का एक पढ़ा था कि फूड चेन डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो फ्रॉग्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, इंसेक्ट का लेवल कंट्रोल रखते हैं, छोटे छोटे कीड़ों को खा जाते हैं। तो अब फ्रॉग्स नहीं रहे तो कीड़े बढ़ जाएंगे, एंड बाय द सीरियस, इस वजह से क्या हुआ, इंसेक्ट बढ़ने लग गए। एंड बाय द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन, इंडियन गवर्नमेंट बैन द फ्रॉग्स लेग बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 1987। तो जब इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा देखा कीड़े मकोड़े बढ़ रहे हैं, कीड़े मकोड़े बढ़ने से क्या होता है, एक तो वो कहीं भी किसी भी गंदी जगह से उठकर इधर उधर बैठ जाते हैं तो पॉल्यूशन फैलाते हैं, प्लस पॉइजनस कीड़े मकोड़े बढ़ गए, वो किसी को काट गए तो स्किन में बीमारियाँ, आँखों में काट गए, कहीं भी किसी भी इंसान को, जानवर को नुकसान हो जाता है। इस वजह से गवर्नमेंट ने 1 अप्रैल 1987 को लेग्स ऑफ फ्रॉग्स का बिजनेस क्या कर दिया, बंद कर दिया। ये एक और रीज़न हुआ बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रक्शन का। अब यहाँ किसकी बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रक्ट हो रही थी, इस वजह से फ्रॉग्स की। और फ्रॉग्स की वजह से क्या हो रहा था, इंसेक्ट बढ़ रहे थे, तो बायोडाइवर्सिटी में क्या हो गया, इम्बैलेंस क्रिएट हो गया। नेक्स्ट आपका आता है इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस इन एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री, कृषि में और वानिकी कहा जाता है। एग्रीकल्चर को कहा जाता है कृषि, मतलब खेती बाड़ी जो हम करते हैं। फॉरेस्ट्री कहा जाता है वानिकी, जैसे फर्नीचर के लिए जंगल उगा दिए लकड़ी के, शीशम के, बमूल की लकड़ी आती है, इस तरह। Farmers grew various varieties of grain, fruit and vegetable before the green revolution, kept various varieties of animals as pet in the greed of more production in short time. The farmers now grow improved hybrid varieties. देखो पहले फार्मर्स क्या करते थे, तरह तरह का अनाज उगाते थे। सर्दियों में कुछ अलग उगा रहे हैं, गर्मियों में अलग उगा रहे हैं, बरसात के टाइम पर अलग उगा रहे हैं। फ्रूट्स भी कई तरह के उगाए जाते थे, वेजिटेबल्स भी कई तरह की उगाई जाती थी। इस तरह एनिमल्स भी सब थे, बकरियाँ भी होती थी, भेड़ भी रहती थी, भैंसें भी होती थी, गाय भी रखते थे। बट अब क्या हो रहा है, ज़्यादा पैसे के चक्कर में, एक तो किसानों को जो पैसे देने वाले होते हैं, रसूखदार जो होते हैं, या जो बड़े लोग होते हैं जिनके पास किसान अपना जाके सामान बेचता है, अनाज बेचता है, तो वो लोग एक पर्टिकुलर अनाज के भाव ज़्यादा देते हैं। या मिल्क जो होता है, जैसे काऊ का मिल्क ही ज़्यादा बिक रहा है,
ऊन, भेड़ की ऊन ही ज़्यादा पसंद की जा रही है। इस वजह से एक तो ये रीज़न हुआ कि किसानों ने एक स्पेशल टाइप का अनाज उगाना शुरू कर दिया, स्पेशल टाइप के फ्रूट उगाने शुरू कर दिए। अब जैसे आम है, आम 60 रुपीज़ एवरेज 50 रुपीज़ केजी चलता है। वहीं अगर आप किसी दूसरे फ्रूट की बात करो, बनाना 20 रुपीज़ केजी में ही हो जाता है। तो वो बनाना क्यों उगाना चाहेंगे? वो उगाना चाहेंगे आम। तो बनाना की बायोडाइवर्सिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इस वजह से और ज़्यादा लालच की वजह से किसानों ने भी क्या करते हैं, हाइब्रिड वैरायटी उगाते हैं। अब ये हाइब्रिड वैरायटी उगाई जा रही है, केवल वही वैरायटी। से आम की आपने कई वैरायटी देखी है, हाइब्रिड वैरायटी होती है आम की एक हापुस। तो अगर सभी किसान हापुस आम उगाने लग जाएं तो जो हम इतने सारे आम जानते हैं, लंगड़ा आम जो होता है आपका, दशहरी आम जो होता है, सफ़ेदा आम होता है एक आपका, इन सब आमों का धीरे धीरे प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। तो इन आमों की बायोडाइवर्सिटी क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी। इस तरह भी बायोडाइवर्सिटी क्या हो रही है? ख़त्म हो रही है। एग्जाम्पल क्या है देखिए इसका। इन इंडोनेशिया फ्रॉम लास्ट 15 years 80% of farmers are producing hybrid varieties of rice by which nearly 1500 local varieties of rice have vanished। 15 ईयर से जो 80% फार्मर्स हैं वो क्या हाइब्रिड वैरायटी उगा रहे हैं राइस की, जिससे जो लोकल वैरायटी थी कितने टाइप की? 1500 टाइप का चावल। आप लोगों ने नाम भी नहीं आते होंगे आपके 5 तरह के चावलों को। 1500 टाइप के चावल की वैरायटी ख़त्म हो चुकी है। जैसे बासमती राइस है, बासमती आपको पता है 80 रुपीज़ केजी पर केजी चलता है। वहीं एक सिंपल सेला राइस जो होता है वो आपको 25 से 40 केजी में रुपीज़ केजी में आ जाता है। तो वो इसको उगाना क्यों चाहेंगे? क्योंकि 80 रुपीज़ केजी में जो बिकेगा उसको उगाएंगे। इस वजह से बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो जा रही है। इट इज़ वेरी मच ऑफ डेंजरस फॉर फ्यूचर बिकॉज इफ़ एनी एपिडेमिक कंडीशन अराइजेज देन ऑल द क्रॉप्स मे गेट डिस्ट्रॉयड एंड पीपल मे डाई ऑफ हंगर। अब ये बहुत डेंजरस हो सकता है फ्यूचर के लिए। क्यों? तो अगर कोई एपिडेमिक महामारी की स्थिति आ जाएगी तो अब ये फ्यूचर की बात नहीं होगी, अब ये किसकी बात हो रही है? फ़िलहाल प्रेजेंट की, क्योंकि एपिडेमिक कंडीशन आ चुकी है। वी आर सीइंग एन एपिडेमिक नेम्ड कोरोना वायरस कोविड-19। तो जब सब तरह की क्रॉप्स क्या हो जाएंगे ख़त्म, क्योंकि प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। अभी आपने देख ही लिया था 3 महीने अपना देश जब लॉकडाउन रहा, 2 महीने तो सब कुछ बंद था। तो कहाँ से खाना आएगा? क्योंकि वैरायटी तो हमने उगाई नहीं, हमने तो एक ही तरह की वैरायटी उगाई। तो वो जिस एरिया में उगेगी वहीं उसी एरिया में उगती है। जैसे सेब है, एप्पल आपको अपने एरिया में नहीं मिलता है, एप्पल बाहर से आता है, जयपुर, दिल्ली, कश्मीर साइड ही ज़्यादा उगता है। ड्राई फ्रूट्स हैं वो कश्मीर वाले इलाके में ज़्यादा उगते हैं, इसीलिए वो महंगे हैं कि वहाँ आप जाओ तो वहाँ आपको इतना, जो आलमंड या बादाम यहाँ 800 रुपये केजी है वो वहाँ आपको 500 में मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ वो उगते हैं। तो अब जब सब लॉकडाउन था तो कुछ चला नहीं था, तो उधर से अच्छा यहाँ से वहाँ जाता है, गेहूँ बाजरा जाता है। जैसे अपने यहाँ से राजस्थान से कोलकाता साइड गेहूँ बहुत जाता था। तो अब अगर लॉकडाउन में सारे ट्रांसपोर्ट बंद थे तो गेहूँ अपने यहाँ एक तो उगा भी नहीं, जितना होगा वो यहीं यूज़ कर लिया, प्लस वहाँ ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ तो वहाँ कमी आ सकती थी। कमी आ जाती, लोग भूख से मर जाते। ऐसा हुआ भी है, आपने न्यूज़ पढ़ी हो तो, एक छोटा बच्चा भूख से बीमार हो गया था, उसकी माँ उसको लेकर दौड़ी, उसने रोड पर अपनी जान दे दी। ये एक का रेशो था, ये बढ़ भी सकते थे। ये तो हर आजकल कंट्रीज़ आगे तक का सोच के रखती हैं। कंट्रीज़ के पास FCI गोदाम फूड कॉरपोरेशन का एक स्टोर होता है जिनमें वो अनाज रखती हैं कम से कम 3 से 4, 5, 6 महीने तक का, कि पूरे देश में कुछ ना बचे तो वो पूरे देश को खाना खिला सकें। अभी तक ऐसी कंडीशन अपने इंडिया में ना बनी और आप प्रे करें ऐसा ना हो। बट इफ़ ऐसा हो जाए देन क्या होगा? क्योंकि हमने बायोडाइवर्सिटी में इतनी सारी फसलें तरह की उगाई नहीं कि जिस एरिया में जैसा उग जाता है वो उगा के रख लिया, नहीं। तो ये कुछ रीजन्स हैं, बातें हैं जो क्या कर रही हैं? बायोडाइवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर रही हैं। सिमिलरली पेपर, मैच स्टिक, प्लाईवुड एंड फॉर दियर रॉ मटेरियल फॉरेस्ट हैव बीन डिस्ट्रॉयड इनडिस्क्रिमिनेटली। इसलिए देखो, कागज़ बनाने के लिए, माचिस की तीलियाँ बनाने के लिए, प्लाईवुड बनाने के लिए, प्लाईबोर्ड जो आते हैं, और उनके रॉ मटेरियल बनाने के लिए पेड़ों को काटा जा रहा है बार बार। फॉरेस्ट्री पर जब अब फॉरेस्ट्री के बारे में हम समझ रहे हैं, और ओनली 1 टाइप्स ऑफ प्लांट आर बीइंग ग्रोन विच इज़ रिड्यूसिंग द बायोडाइवर्सिटी। और एक ही तरह के पेड़ उगाए जा रहे हैं जिससे बायोडाइवर्सिटी क्या हो रही है? जैसे शीशम है, तो शीशम के जो अपने घरों में गेट होते हैं वो शीशम की लकड़ी के होते हैं, तो वो काफ़ी महंगे होते हैं। तो लोग शीशम भी उगा रहे हैं जिससे ज़्यादा लकड़ी बिके, ज़्यादा पैसे मिलें। तो बाकी पेड़ों को उगा ही नहीं रहा है कोई। इस वजह से क्या हो रहा है? बायोडाइवर्सिटी को नुकसान हो रहा है।
नेक्स्ट आपका आता है इन्वेजन ऑफ फॉरेन स्पीसीज़। कुछ फॉरेन स्पीसीज़ क्या हो रही हैं, इन्वेजन यानी घुसपैठ होता है इन्वेजन का मतलब, तो मतलब उनका अपने नॉर्मल जो यहाँ की कॉमन स्पीसीज़ है उनमें इन स्पीसीज़ की एंट्री हो रही है। बाहर से दूसरे देशों से हम तरह तरह की किस्में ला रहे हैं, बीजें ला रहे हैं, उनको उगा रहे हैं, तो उससे क्या नुकसान है। ड्यू टू अराइवल ऑफ फॉरेन स्पीसीज़ ईदर डेलिबरेटली और एक्सीडेंटली द एग्जिस्टेंस ऑफ लोकल स्पीसीज़ इज इन डेंजर एंड इट अनबैलेंसेस द होल सिस्टम। फॉरेन स्पीसीज़ धीरे धीरे डेलिबरेटली या तो बिल्कुल धीरे धीरे आती हैं कि कोई ले आया कि देखिए इसको उगा के देखेंगे थोड़ी सी जगह में, फिर और 2 लोग उसको ले आए, फिर 5 लोगों ने उगाना शुरू किया, या एक्सीडेंटली अचानक, जैसे यूपी में आपने पढ़ा था, द एग्जिस्टेंस ऑफ लोकल स्पीसीज इज इन डेंजर एंड इट अनबैलेंसेस द होल सिस्टम। तो लोकल स्पीसीज उससे क्या आ जाती हैं, डेंजर में आ जाती हैं, और पूरा इकोसिस्टम क्या हो जाता है आपका, डिस्ट्रॉय हो जाता है। फ्यू प्लांट स्पीसीज वर इम्पोर्टेंट सच एज लेंटाना एंड हाइस्कन्याथ। कुछ प्लांट की स्पीसीज जैसे लेंटाना और हायसिंथ, इनको क्या किया, इंपोर्ट किया गया। इंपोर्ट करना मतलब दूसरे देश से लेके आना। लेंटाना वाज ब्रॉट बाय ब्रिटिश इन 1807। जब ब्रिटिश रूल यहाँ किया ब्रिटिशर्स ने, तो वो अपने साथ इसको लेकर आए। एंड वाज प्लांटेड इन कोलकाता बॉटनिकल गार्डन। कोलकाता के बॉटनिकल गार्डन में इनको उगा दिया गया। बट स्लोली इट हैज स्प्रेड इन द होल सब कॉन्टिनेंट। धीरे धीरे पूरे होल सब कॉन्टिनेंट का मतलब यहाँ इंडिया है, आपको पता है इंडिया अपना एक सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है, तो ये पूरे सब कॉन्टिनेंट में फैल गई लेंटाना। टुडे दिस प्लांट इज ए डेंजर फॉर लोकल बायोडाइवर्सिटी। आज ये प्लांट डेंजर है, खतरा है लोकल बायोडाइवर्सिटी के लिए। क्यों? बिकॉज इट प्रिवेंट्स द नियर बाई प्लांट्स टू ग्रो एंड इट ऑल्सो नॉट ईटन बाई एनिमल्स। क्योंकि ये नियर बाई प्लांट्स को ग्रो करने से रोकता है और इसको एनिमल्स भी नहीं खाते हैं। सिमिलरली hyacinth, which is also called water lily, was brought to India from Brazil due to its purple color, and now it has spread in all water sources. ऐसी एक कौन सा प्लांट था, हाइकनेथ, जिसको क्या बोला जाता है, वाटर लिली बोला जाता है। वो ब्राज़ील से लाया गया इंडिया में क्योंकि इसका पर्पल कलर था, लोगों को देखने में अच्छा लगा, और ये सारे वाटर रिसोर्सेज में फैल गया। वाटर के में उगने वाला प्लांट था ये। देखिए ऐसा आप जनरल आइडिया क्यों लेते हैं कि आपने एक तो ये लेंटाना प्लांट उगा दिया, ये आपने लेंटाना प्लांट यहाँ उगा दिया, और दूसरा आपने कोई लोकल स्पीसीज़ का प्लांट उगा दिया। अब क्या रीज़न रहा कि लेंटाना दूसरों को नहीं देता? हो सकता है इसको वाटर ज़्यादा चाहिए, तो आपने मिट्टी में पानी दिया, पानी नीचे आ गया सॉइल में, तो इसके रूट्स को ज़्यादा पानी चाहिए, तो ये खुद का पानी तो यूज़ करेगा ही, साथ के साथ और भी पानी को एक्स्ट्रा यहाँ पर ले लेगा। तो जो इस प्लांट की रूट्स होंगी, इस प्लांट की रूट्स को उतना पानी नहीं मिल पाएगा और ये प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा। ये कुछ रीज़न होते हैं कि स्पीसीज दूसरे प्लांट को ग्रो नहीं करने देते। द अनकंट्रोल्ड स्प्रेड ऑफ वाटर लिली रेस्ट्रिक्ट द सनलाइट टू एंटर द वाटर बिकॉज ऑफ विच ऑल अदर प्लांट्स डाई। अब ऐसी वाटर लिली ने क्या किया, वाटर की जो सरफेस थी, इस सरफेस पे ये पूरी इस तरह फैल गई, जो वाटर लिली थी इस तरह, ये वाटर लिली पूरी सरफेस होती है। अब नीचे और भी तरह के प्लांट्स रहे होंगे वाटर में, और भी तरह के, वाटर का लेवल काफ़ी नीचे होता है, तो वहाँ सनलाइट वैसे ही कम पहुँचती है। ऊपर से यहाँ पर क्या आ गया, ये वाटर लिली आ गया, तो जितनी सनलाइट पहले वो कम मिल रही थी, अब जो सन की सनलाइट आएगी, वो सनलाइट अब इन लिली प्लांट्स की वजह से नीचे तक नहीं पहुंच पाएगी उतनी ज़्यादा कैपेसिटी में, और ये क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इस तरह दे ऑल्सो डाई ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। इसके साथ साथ अभी वाटर लिली जो प्लांट्स होते हैं, वाटर में जो एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म रहते हैं, वो वाटर आपको पता है H2O होता है, तो इसमें जो जल में घुली हुई ऑक्सीजन होती है, इसको यूज़ करते हैं। तो वहाँ वाटर लिली ज़्यादा हो गया, तो इसने ऑक्सीजन को ज़्यादा यूज़ कर लिया, तो बाकी ऑर्गेनिज्म वहाँ ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इस तरह एक स्पीसीज़ दूसरी स्पीसीज़ को क्या करती है, डिस्ट्रॉय करती है। सिमिलरली सम अनवांटेड फॉरेन स्पीसीज़ केम विद important grains such as Parthenium came in 1950s with important wheat from America to India.
अब कुछ अनवांटेड स्पीसीज़ अपने आप आ जाती हैं, जैसे पार्थेनियम नाम की एक अनवांटेड स्पीसीज़ को आप वीड कहते हैं, खरपतवार कहते हैं इसको हिंदी में, जो उगाई नहीं जाती, बस जो अपन मेन अपनी क्रॉप उगाते हैं उसके साथ अपने आप उग जाती हैं। इससे आपको बथुआ जो होता है जिसका हम रायता खाते हैं, वो बथुआ एक तरह का वीड होता है, बट दिस इज़ ए यूज़फुल, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। कई वीड ऐसे होते हैं जो यूज़ नहीं होते, उनमें से एक क्या था, पार्थेनियम, जो किसके साथ आया, एक अमेरिका से गेहूं की अच्छी क्वालिटी लाई गई, उसके साथ ही आ गया। अब उसके साथ आने का मतलब आप अगर इसको उगाओगे तो ये ऑटोमेटिक वहाँ उग जाते हैं। पार्थेनियम इज़ वन ऑफ द वर्स्ट वीड विच इज़ ऑल्सो नॉट ईटन बाई एनिमल्स। अब ये पार्थेनियम तो ऐसा है, इसको जानवर भी नहीं खाते। दिस प्लांट कंटेन मैनी सच केमिकल मटेरियल्स विच प्रोड्यूस एलर्जीज। अब इस प्लांट में ऐसे कई केमिकल मटेरियल होते हैं जिसकी वजह से क्या होती है, एलर्जी प्रोड्यूस होती है। पार्थेनियम इज़ वेरी डेंजरस फॉर लोकल बायोडाइवर्सिटी। लोकल बायोडाइवर्सिटी के लिए पार्थेनियम जो होता है वो काफ़ी क्या होता है, डेंजरस होता है। तो ये कुछ रीज़न थे इन्वेजन ऑफ फॉरेन स्पीसीज़ की वजह से। Let us understand this with another example. Nearly 50 years ago in Andaman Nicobar, a few deers were released. एक और एग्जांपल अब एनिमल्स का लीजिए। 50 साल पहले अंडमान निकोबार अपने इंडिया का एक आइलैंड है। ये आपका इंडिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर अपने आइलैंड है 1 2 3 ऊपर है, बीच में एक चैनल है और 2 नीचे हैं। ये पूरा अंडमान निकोबार बोला जाता है, जिसमें से नीचे वाले को ग्रेट निकोबार बोला जाता है। तो इस अंडमान निकोबार में कुछ हिरन क्या कर दिए गए, छोड़ दिए गए, बट इट वाज नॉट केयरफुली थॉट आउट दैट देयर वर नो प्रोडेटर्स ऑफ दीज। और इस बात पर विचार नहीं किया गया कि इनके शिकारी बाहर हैं या नहीं है। हिरणों को आज़ाद कर दिया गया, मतलब उनको वैसे ही फ्री छोड़ दिया गया। और एंड द रिजल्ट ऑफ दिस दैट इन फ्यू ईयर द नंबर ऑफ डियर्स इंक्रीज। और इस वजह से डियर्स के नंबर क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। अब इंक्रीज होने का मतलब, जब इनको निगरानी में रखा जाता है तो मेल एंड फीमेल अलग रखे जाते हैं। तो जब गवर्नमेंट ऐसा सोचती है कि नंबर कम होने वाले हैं तो इनको कुछ दिनों के लिए साथ रख दिया जाता है और ये क्या कर लेते हैं, रिप्रोडक्शन करके नई जनरेशन ला देते हैं। तो इसको हम ज़रूरत पड़ने पर इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और ज़रूरत ना पड़ने पर हम इसको दोनों को अलग अलग करके, जब ये अलग अलग रहेंगे तो रिप्रोडक्शन भी नहीं कर पाएंगे, कंट्रोल की जा सकती है। लेकिन जब आपने इनको फ्री छोड़ दिया जंगल में, तो मेल एंड फीमेल देन दे आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ अस, तो वो हमारे कंट्रोल में तो है नहीं, तो हम उनको कभी भी तो वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं और ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाती है। तो इस वजह से ये बढ़ते चले गए। अब ज़्यादा बढ़ गए तो आपको पता है डियर इज़ ए वेजिटेरियन एनिमल, तो उन्होंने क्या किया, प्लांट्स खा गए सारे और घास फूस खा गए उस जगह की। बट नो अटेंशन वाज गिवन ऑन प्रेडेटर्स। ड्यू टू लैक ऑफ फूड इन दैट फॉरेस्ट एरिया दे स्टार्टेड माइग्रेटिंग टुवर्ड द एग्रीकल्चर। अब वो सारी घास फूस खा गए तो उनको बचेगी कहाँ, तो वो फिर कहाँ बढ़ने लग गए, खेतों की तरफ। एग्रीकल्चरल फील्ड का मतलब जहाँ क्रॉप्स या फ्रूट्स उगाए जाते हैं, वेजिटेशन किया जाता है जहाँ, और प्लांट्स और हर्ब्स का मतलब जो ऑटोमेटिक फॉरेस्ट में उग जाते हैं, वो किसी इंटेंशन से नहीं उगाए जाते खाने पीने के पर्पज़ से, वो तरह तरह के प्लांट्स हैं, ये फ़र्क होता है बस। तो अब उन्होंने प्लांट्स और हर्ब्स तो ख़त्म करी थी, अब वो फील्ड की तरफ आ गए। दिस ब्रॉट ए डिस्टर्बेंस इन द नेचुरल सिस्टम, इकोसिस्टम, सोशल एंड इकोनॉमिकल सिस्टम ऑफ दिस एरियाज। अब इससे सब सिस्टम में डिफरेंस आया। देखो नेचुरल सिस्टम में क्यों डिफरेंस आएगा, अभी वेजिटेशन डाउन होगी तो वहाँ बरसात कम होगी, टेम्परेचर हाई हो जाएगा। इकोसिस्टम, जब नेचुरल सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है तो इकोसिस्टम में तो अदर एनिमल्स भी आ जाएंगे, अदर प्लांट्स भी आ जाएंगे, तो उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा कंप्लीट, तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। सोशल, उस जगह जब एग्रीकल्चर फील्ड पर अटैक कर दिया तो वहाँ खाने पीने की कमी हो जाएगी, तो वहाँ लोग खाने पीने के लिए आपस में लड़ झगड़ेंगे, तो वो सोशल लाइफ को डिस्टर्ब करेगा। इकोनॉमिकल कंडीशन, जिन किसानों के खेतों को हिरन बर्बाद करेंगे, उन किसानों पर इकोनॉमिकली प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा, तो उस एरिया का इकोनॉमिकल सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। इस तरह आपका फॉरेन इन्वेजीज स्पीसीज़ के इन्वेजन से डिस्ट्रॉशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी होता है। नेक्स्ट आपका आता है सुपरस्टिशन एंड इग्नोरेंस, अंधविश्वास और अनदेखापन। एक तो अंधविश्वास करना किसी बात पर, एक किसी बात को अनदेखा करना, दो बातें। देखो, अंधविश्वास करना, आप ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास कर रहे हो तो वो भी नुकसान का होता है, और अनदेखा करना, आप बिल्कुल ही अनदेखा कर रहे हो कि इसका तो कुछ असर ही नहीं होना, तो वो भी नुकसान का है। आपको मॉडरेट रहना है, कहाँ तक आपको इस बात पर एग्री करना है किसी चीज़ पर, पढ़ाई लिखाई से, कि जो चीज़, कई सारे ऐसे अंधविश्वास फैले हुए हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, बट स्टिल वी फॉलो देम। और कहाँ तक आपको इग्नोर भी नहीं करना, अगर कुछ बात है
जैसे पुराने ज़माने में बात कही जाती है कि आप पीतल के बर्तन में शिकंजी नहीं पियेंगे, तो आप इस बात को इग्नोर नहीं करेंगे कि ये तो फालतू की बात है। इसका जब रीज़न ढूंढा गया तो पता चला कि पीतल के बर्तन में जब आप मेटल के बर्तन में कुछ एसिडिक चीज़ डालते हो, शिकंजी नींबू की बनती है, नींबू एसिडिक होता है, तो इस वजह से वो क्या हो जाता है, पॉइजनस हो जाता है, तो इससे आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। तो ये बात तो सही है। लेकिन अभी आपने पढ़ा होगा, अभी जब सोलर एक्लिप्स हुआ था, चंद्र ग्रहण हुआ था, तो कहा गया चंद्र ग्रहण के टाइम सूर्य ग्रहण के टाइम पे कुछ खाओ मत। लेकिन साइंस कहता है कि खाना इज़ ए कॉमन प्रोसेस, खाना खाना एक कॉमन। लोग कहते हैं रात में 10 बजे के बाद खाना नहीं खाना चाहिए, तो साइंटिफिक रीज़न उसका सही है कि 10 बजे के बाद आपको फूड नहीं लेना चाहिए, आपकी बॉडी डाइजेस्ट कर रही होती है, उस टाइम आप नहीं खाएं। बट अंधविश्वास गलत है कि ये खाने से उल्टा सीधा कुछ हो जाएगा, नहीं इस तरह। तो ये अंधविश्वास और अनदेखापन है। तो यहाँ आपको अंधविश्वास नहीं करना खाने वाली बात पर, वहीं आपको पीतल वाली बात पर अनदेखा नहीं करना उसको। इनसे भी क्या डिस्टर्बेंस होता है, यहाँ का एग्जांपल समझिए। ड्यू टू सुपरस्टिशन एंड इग्नोरेंस द सर्वाइवल ऑफ ए फ्यू एनिमल्स इज अंडर रिस्क। कुछ अंधविश्वास और इग्नोरेंस की वजह से कुछ एनिमल का जो सर्वाइवल है अंडर रिस्क है। फॉर एग्जांपल द मिसकंसेप्शन इन ह्यूमंस दैट ए पैरट कैन अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज। ह्यूमंस में एक मिसकंसेप्शन है, भ्रम है कि जो तोता है वो इंसानों की भाषा बोल सकता है। इस वजह से क्या किया गया, गुरग्रोनी तोता और सिटाकुला तोता, सिटाकुला यूपेटेरिया, इनको पकड़ा जाने लगा। इनके बारे में ज़्यादा कहा जाता होगा, ये ज़्यादा बोल लेते हैं। एंड नाउ दे आर ऑलमोस्ट डिसअपीयर्ड। और आजकल ये क्या हो गए हैं, सारे ख़त्म। लोग इनको पकड़ पकड़ के पिंजरे में कैद करने लगे, और पिंजरे में जब कोई भी एनिमल है ऑर्गेनिज्म कैद हो जाता है तो उसकी लाइफ वैसी कम हो जाती है। हम ऐसा कोरोना में भुगत चुके हैं, हमें 2 महीने में परेशान हो गए, हम उनको ज़िंदगी भर पिंजरे में डाल देते हैं। प्लस उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, जो नेचुरल में वो खुद अपने हिसाब से खाना खा पाते हैं वो उनको नहीं मिलता, एक चीज़। दूसरी चीज़, जब वो इंसान की भाषा बोलेगा ही नहीं, कहाँ से बोलेगा, वो तोता है, इंसान तो है नहीं, तो इंसान फ्रस्ट्रेशन में उसको मार देता था खुद ही। इस तरह गोडावन बर्ड इज़ कंसीडर्ड टू एनहांस सेक्स पावर। उसी तरह गोडावन एक पक्षी होता है जो सेक्स पावर को इंक्रीज़ करने के लिए अच्छा माना जाता था। तो इनका शिकार किया गया, उनके हड्डी से या उनका फूड, उनकी स्किन कुछ काम में आती होगी उस दवाई को बनाने में, डायरेक्ट खाते होंगे लोग उसको पका के चिकन की तरह। तो इस वजह से दिस स्पीसीज इज ऑल्सो एंडेंजर्ड स्पीसीज। अब ये स्पीसीज भी कैसी हो चुकी है, आपकी एंडेंजर्ड कैटेगरी की स्पीसीज हो चुकी है। एंडेंजर्ड मतलब कुछ सालों बाद ये एक्सटेंट की कैटेगरी में आ जाएगी। अभी ये वर्ज ऑफ एक्सटेंशन की कगार पर है। सिमिलरली देयर इज ए मिसकंसेप्ट इन द रूरल एरिया ऑफ राजस्थान दैट ब्रीथ ऑफ गोरैया इज पॉइजनस। अब ऐसी अपने राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में क्या है कि गोरैया जो एक चिड़िया होती है, छोटी सी, आपने देखी होगी चिड़िया, ब्राउन मिट्टी जैसे कलर की होती है वो, तो उसकी जो ब्रीथ है, यानी वो जो सांस लेती है, वो पॉइजनस है। कहने का मतलब वो सांस लेके आपके आसपास बैठी है और वो सांस छोड़ रही है, तो आपने अगर उस ब्रीथ को अपने अंदर रेस्पिरेटरी में कर लिया तो आपको दिक्कत हो जाएगी, यू कैन डाई और यू कैन इल, एनीथिंग कैन बी हैपन। तो जब भी हेंस व्हेनेवर पीपल सी इट दे ट्राई टू किल इट। जब भी लोग इनको देखते तो वो इनको क्या करते थे, मारने की कोशिश करते थे। सॉरी, ये गोरैया नहीं है, ये गोयरा। दिस इज़ नॉट गोरैया, दिस इज़ गोयरा। गोयरा एक छिपकली जैसा, नेवले जैसा जानवर होता है, उसके बारे में कहा गया है। जबकि गोयरा किसी तरह हानिकारक नहीं होता, हमें हार्मफुल नहीं होता, बट स्टिल आप जब भी लोग इनको देखते हैं तो उसको मार देते हैं जहरीला समझ के। तो ये कुछ आपके 8 पॉइंट्स थे थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी के। इन सभी पॉइंट्स को आप एक बार वापस पूरा स्टार्टिंग से पढ़ें, फर्स्ट हैबिटेट लॉस से, और ख़ुद जैसे मैं आपको मीनिंग समझा रहा हूँ अपनी लोकल हिंदी लैंग्वेज में, ऐसी आप भी इनका मीनिंग समझने की कोशिश करें। प्लस जो आपको नोट्स दिए जाए, नोट्स को आप इंग्लिश में लर्न करने की कोशिश करें। देखो, आप सीधे आंसर लर्न करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, बट अगर आप पहले समझ कर कंसेप्ट को देन उसकी इंग्लिश लर्न करेंगे तो वो आपके लिए ईजी हो जाएगा। आज की क्लास थोड़ी बड़ी हो गई बिकॉज कल संडे की क्लास आपको नहीं दी आएगी, तो इस वजह से आज ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, जिससे कल आपका गैप नहीं हो पाता, इस वजह से कंप्लीट कर दिया गया है। अब कल संडे में आप इसको कंप्लीट रीड करें, फिर आपको इसके नोट्स भेज दिए जाएंगे। देन मंडे को हम कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।